दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 36 डेज पूरे हो चुके हैं और अब जाकर पूरी दुनिया एक राहत की सांस ले पा रही है। पिछले कुछ समय से ये वॉर बहुत तेजी से एक नया रूप ले रहा है और ये सभी डेवलपमेंट्स 5 हफ्तों से ज्यादा चले आ रहे इस वॉर के कंक्लूड होने के प्रॉमिसिंग सिग्नल्स शो कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोलोदिमिर जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन एक कंक्लूडिंग पीस टॉक के लिए तैयार हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की रशिया और नेटो के बीच न्यूट्रलिटी मेंटेन करने को तैयार है। रशिया ने अपनी मिलिट्री को कीव से विड्रॉ करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन यूक्रेन रशिया पर अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। खैर, अब ये वॉर असल में आगे क्या मोड़ लेगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में तय होगा, लेकिन अब क्योंकि ये वॉर एक पोटेंशियल एंड की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है तो अब पूरी दुनिया इसके कंसिक्वेंसेस से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। इस वॉर में कौन जीता है और कौन हारा है ये कहना तो शायद आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना खरबूजे को ही पड़ता है। ये कहावत आज इस रशिया यूक्रेन वॉर के सिनेरियो में एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि ये वॉर चाहे रशिया जीते या फिर यूक्रेन, लेकिन इसके सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस के तले अगर कोई कुचला जाएगा तो वो है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। ऐसा ही शायद कुछ हाल इंडिया का भी है। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह यूक्रेनियन वॉर इंडिया के लिए एक लॉस सिचुएशन साबित होगा। हमने देखा था कि कैसे ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए मल्टी डायमेंशनल चैलेंज बनकर उभरी है, जिससे आसानी से बचकर निकलना इंडिया के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कई एक्सपर्ट्स तो ये तक कह चुके थे कि इस क्राइसिस में इंडिया का रिस्पॉन्स उसके लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर साबित हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स आज ये मानते हैं कि ये वॉर इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन बनकर उभरा है। जी हाँ, इस ट्रिकी और कॉन्स्टेंट डिबेट ने आज हमारे डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स को ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस सिक्के के दूसरे पहलू की चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे इस क्राइसिस में इंडिया को एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री हाथ लगी है। तो चलिए बिना देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वॉर में इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री देखने को मिली है उसकी डिप्लोमेसी की फील्ड में। ये क्राइसिस आज अपने दूसरे फेज में एंटर कर चुकी है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हर दिन एक नया रूप ले रही है, लेकिन अगर इस दौरान कोई चीज कांस्टेंट रही है तो वो है इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने एक स्पीच में इंडिया की इसी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। इंडियन डिप्लोमेसी की दाद देते हुए उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां इंडिया क्वाड ग्रुपिंग का मेंबर है तो वहीं दूसरी तरफ वो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल भी परचेज कर रहा है। ये तो अक्सर उनके ओपिनियंस इंडिया के फेवर में नहीं होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है वो एकदम सच है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी का स्वीट स्पॉट बताते हैं। आज इंडिया रशिया और यूएसए के बीच एक बेहद फाइन लाइन खींचते हुए आगे बढ़ रहा है। इस क्राइसिस की शुरुआत में इंडिया के सामने दो सबसे बड़े चैलेंज थे। पहला, इंडियन सिटीजन्स को यूक्रेन से सेफली इवैक्यूएट करना, और दूसरा, रशिया और वेस्ट की इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के बीच अपने लिए एक सेफ जोन एस्टैब्लिश करना। आज हम इस वॉर के शायद आखिरी चरण पर खड़े हैं और आज हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इन दोनों चैलेंजेस से बखूबी जीता है। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर ये है कि अभी तक यूएन में हुई 5 वोटिंग्स में इंडिया ने अब्सटेन किया है। हालांकि इनमें से कोई भी एब्सटेनेशन यूएन की वोटिंग्स के रिजल्ट को नहीं बदल सकता था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अपने इस यूनिक स्टैंड को कंटिन्यू रखा। भले ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडिया के इस स्टैंड को शेकी कहा हो, लेकिन असल में ये एक डोमिनेंट स्टैंड बनकर उभरा है। ये तो आप और हम जानते ही हैं कि वेस्टर्न नेशंस ने इनडायरेक्टली इंडिया को रशिया को कंडेम करने के लिए कितना प्रेशराइज किया और इवन कई मूवमेंट्स पर उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकियां भी दी गई, लेकिन इंडिया अपनी पोजीशन से तस से मस नहीं हुआ। इंडिया का ये फर्म स्टैंड उसकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री का सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस आज भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि जितना रशिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंडिया यूएसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूएस के कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पुतिन के इस मिस एडवेंचर से
इंडिया यूएस कोऑपरेशन के की एरियाज पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया रशिया टाइज को लेकर अगर यूएस को करना चाहिए तो वो ये है कि उसको इससे एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। इससे भी बेहतर तरीका तो ये हो सकता है कि इंडिया की रशिया और चाइना के साथ कॉम्प्लेक्सिटी समझते हुए यूएस इंडिया को उन सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करे जिनमें वो रशिया पर डिपेंडेंट है। यूएस को आज समझना होगा कि एक एग्रेसिव चाइना को डील करने के लिए इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों की ही जरूरत है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हर्ष वी पंत का कहना है कि अगर हम अपनी शॉर्ट टर्म डिफेंस नीड्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट हैं तो दूसरी तरफ हम लॉन्ग टर्म में चाइना के राइज को कंटेन करने के लिए यूएस पर भी डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं यूएस भी इस म्यूचुअल कंसर्न के चलते इंडिया के साथ अलाइंड है। तो दोस्तों ये सभी व्यूज यही दर्शाते हैं कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू लूज द यूएस एनी टाइम सून, खासकर तब तक जब तक इंडिया और यूएस चाइना को एक कॉमन एनिमी के रूप में देख रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस इंडिया के इन्हीं कोर इंटरेस्ट को चीख चीख कर बता रही है। इस यूक्रेन क्राइसिस के थ्रू इंडिया ने अपने कोर इंटरेस्ट को उनके असल रूप में दुनिया के सामने रखा है, ना कि उस तरह जिस तरह यूएसए चाहता है। तो इस वॉर में अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशंस को बरकरार रखना और उसी के साथ यूएस को ना खोना इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। दोस्तों, इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री का एक और बड़ा उदाहरण आप इस वक्त के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में देख सकते हैं, जहां एक तरफ यूरोप में वॉर एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव एक क्रूशल मीटिंग के लिए इंडिया आए हुए हैं। यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार रशिया की इतनी हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया आ रही है और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी दौरान यूएस गवर्नमेंट के एक की ऑफिशियल दलीप सिंह भी इंडिया पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यूएस द्वारा रशिया पर लगाए गए सभी सैंक्शंस के की आर्किटेक्ट दलीप सिंह ही हैं। खैर इतना ही नहीं, इस दौरान ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस भी इंडिया की विजिट पर होंगी। आपको बता दें कि जल्द ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट भी इंडिया पहुंचने वाले हैं। ये तो अभी हाल ही में चल रही विजिट्स की बात है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों पर गौर करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है। उदाहरण के तौर पर मार्च 19 को जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और मार्च 20 को ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग इंडिया में थे। मार्च 21 को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इंडियन पीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग पर थे। मार्च 22 को यूएस अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया न्यूलैंड इंडिया में थी। मार्च 25 को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और मार्च 28 को ईयू स्पेशल इनवॉय फॉर इंडो पैसिफिक गैब्रियल विस्नेट इंडिया आए थे। मार्च 30 को मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर मार्सेलो एब्राड इंडिया में थे। उसी दिन यानी मार्च 30 को ही जर्मनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेंस प्लॉन्टर भी इंडिया में थे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में अचानक दुनिया भर से हाई लेवल विजिट्स का एक जमावड़ा लग गया। ऐसा लग रहा है कि मानो इंडिया में कोई डिप्लोमेटिक फेयर चल रहा हो, लेकिन असल में अगर हम इन सभी विजिटर्स की प्रोफाइल पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया की यूक्रेन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ कुछ प्लेयर्स तो अभी भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और कुछ इंडिया से इन्फ्लुएंस होने के लिए आए हैं। इन सभी विजिट्स को डिटेल में डिस्कस करना तो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, लेकिन यहाँ आप इतना जान लीजिए कि ये सभी विजिट्स आज जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के बढ़ते सिग्निफिकेंस की ओर इशारा कर रही हैं। आज यूक्रेन वॉर ने इसको सिर्फ और सिर्फ कैटलाइज करने का काम किया है। दोस्तों, अभी तक तो बात हुई हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री की। अब आइए कुछ ऐसे सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जिन पे लगे सैंक्शंस इंडिया को जीतने के नए एवेन्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रशिया और यूक्रेन वीट के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं, जो वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट्स में 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यूक्रेन में हो रहा डिस्ट्रक्शन और रशिया पर लगे सैंक्शंस वर्ल्ड में वीट की सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे हमें एक ग्लोबल फूड क्राइसिस देखने को मिल सकती है। लेकिन इस क्राइसिस में इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। जी हाँ, इंडिया वीट का वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो हर साल 100 मिलियन टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है। ये अमाउंट रशिया और यूक्रेन दोनों के कंबाइंड वीट प्रोडक्शन के बराबर है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया इन दोनों से बहुत पीछे है। रशिया नंबर 1 पर है तो वहीं यूक्रेन नंबर 5 पर है, लेकिन इंडिया इस लिस्ट में 18th रैंक पर है। इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन और टफ कंपटीशन के कारण इंडिया वर्ल्ड के वीट एक्सपोर्ट में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें भी लगातार एक्सपोर्ट्स इंडिया के नेबरहुड तक ही सीमित हैं। लेकिन दोस्तों, आज इंडिया में मौजूद वीट सरप्लस इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडिया ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज करने के साथ साथ अपने लिए एक फॉरेन रिजर्व्स की मैसिव इनकम
या नया सोर्स जनरेट कर सकता है। हालांकि एक क्राइसिस सप्लायर से एक परमानेंट सप्लायर में तब्दील होने के लिए इंडिया को अपने व्हीट प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रैक्टिसेस में कुछ फंडामेंटल और टाइम बाउंड चेंजेस करने होंगे। लेकिन ये तय है कि यूक्रेन क्राइसिस इस फील्ड में इंडिया को एक नया विनर बना सकती है। व्हीट के अलावा स्टील सेक्टर दूसरा ऐसा सेक्टर है जहां इंडिया इस क्राइसिस की वजह से एक पोटेंशियल विनर के रूप में उभर सकता है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट का 10 to 11% कॉन्स्टिट्यूट किया करते थे, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड वाइड स्टील सप्लाई चेन में भी अनसर्टेनिटीज डेवलप की हैं। दोस्तों, जब 2018 में यूएस ने वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम कंपनी रुसल पे सैंक्शंस इंपोज किए थे, तो उस दौरान एल्युमिनियम की ग्लोबल सप्लाई चेन में सीवियर डिस्ट्रप्शंस देखे गए थे। उसी तरह के डिस्ट्रप्शंस आज स्टील ट्रेड में भी देखे जाने की उम्मीद है। फिनिश्ड स्टील सप्लाई के साथ रॉ मटेरियल्स जैसे स्टील क्रैम्प्स और नेचुरल गैस के हायर प्राइसेस इंडियन स्टील के एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। वेस्ट एशिया और यूरोप की कंपनीज ऑलरेडी इंडियन स्टील मेकर से ज़्यादा स्टील डिमांड कर रही हैं। रशियन एक्सपोर्ट्स के कर्टेल होने को यदि फार ईस्ट मिल्स की मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ और चाइना के रिड्यूस होते स्टील एक्सपोर्ट से जोड़कर देखा जाए तो ये बात साफ होती है कि टाटा स्टील और JSW स्टील आने वाले समय में ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी विक्ट्री इंडिया को एक लेसन के रूप में मिली है, और वो ये कि बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया ज़्यादा लंबे समय तक अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के लिए किसी भी दूसरे देश पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि इससे उसकी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी खतरे पर पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में रशिया पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस और लॉन्ग टर्म में अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी को मेंटेन करने के एम्बिशन ने डिफेंस और एनर्जी जैसे की सेक्टर्स में इंडिया की आत्मनिर्भर बनने की ड्राइव को भी पुश किया है। एक एस्पायरिंग ग्लोबल पावर के लिए ट्रू सेंस में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनना एक क्रूशियल रिक्वायरमेंट है, और अगर इंडिया समय रहते ये कर लेता है तो ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, दैट एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। आज ये ग्लोबल क्राइसिस इंडिया के लिए प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेकर आई है। हालांकि वॉर किसी भी इकोनॉमी के हित में नहीं होता है, एटलीस्ट उन सभी के लिए जो वेपन्स का व्यापार ना करते हो। तो जाहिर है कि इस केस में इंडिया की इकोनॉमी को भी सीवियर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया मौके का फायदा उठाकर अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करता है तो वो खुद के साथ साथ ग्लोबल कम्युनिटी की जीत में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि जब जब दुनिया पर कोई संकट आया है तब इंडिया ने आगे आकर अपनी फुल कैपेसिटी में दुनिया की मदद की है। फिर चाहे वो कोविड-19 जैसी भयानक महामारी के दौरान हाइड्रोक्लोरोक्विन, PPE किट्स और वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स हो, या फिर समय समय पर क्राइसिस के टाइम पर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे नेबर्स को फाइनेंशियल या मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। आज ये वॉर टॉर्न, फ्रैक्चर्ड और डिवाइडेड वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है। यहाँ इंडिया अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और स्पेस क्रिएट कर सकता है। इंडिया जैसी इमर्जिंग पावर के नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक स्टेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड की ज़रूरत है, और आज किसी भी ब्लॉक की तरफ ना जाकर इंडिया ने उसी मल्टीपोलैरिटी के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया है। अगर इंडिया अपनी इस विक्ट्री का फ़ायदा उठाकर अपने सभी कार्ड्स एग्रेसिवली प्ले करता है तो वो दिन दूर नहीं जब ग्लोबल लेवल पर इंडिया एक ग्रेट पावर की पोजीशन पर बैठा होगा, और ये उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इस वॉर से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑन इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई होप आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। एंड विद दैट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।